गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का तीसरा सिद्धांत। हमने कल पढ़ लिए थे दो सिद्धांतों के बारे में, जिसमें लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण दिया गया था। दूसरा था लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण दिया गया था। आज है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय यानी अभिजन वर्गीय, जो प्रतिनिधि के रूप में खड़े होते हैं उनके सिद्धांत के रूप में। तो देखिए, लोकतंत्र के इस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा केंद्र अभिजन वर्ग है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक हैं रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का, पेरेटो, बर्नहम, सी राइट, मिल्स आदि। रॉबर्ट मिचेल्स एक जर्मन विचारक है, यानी कि जर्मनी का रहने वाला था रॉबर्ट मिचेल्स, और उसने अपने विचार दिए एक प्रमुख पुस्तक लिखी, दी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि किस प्रकार शासन चलाया जाता है राजनीति के द्वारा। तो देखिए, जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं, राजनीतिक दल के लीडर होते हैं, वो ही लोकतंत्र को संचालित करते हैं। तो उन्होंने लिखी गई पुस्तक नामक ग्रंथ में मुख्य बातें प्रस्तुत की। ऐसे ही प्रमुख एक मोस्का प्रमुख राजनीतिज्ञ रहा है। मोस्का इतालवी विद्वान है, इटली का रहने वाला। इटली को रहने वाले को कहते हैं इतालवी। तो इटली का रहने वाला मोस्का था, जिसने अपने विचार दी रूलिंग क्लास नामक कृति में प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रमुख पुस्तक लिखी दी रूलिंग क्लास। तो ये दोनों जो पुस्तक दी गई है वो दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो नोट्स में नोटेट करना है इनके दो विचारक, और ये विचारधारा केंद्र अभिजन वर्ग पर निर्भर करती है। फिर दो विचारक, फिर दो प्रमुख पुस्तक लिखी गई। प्रमुख रॉबर्ट मिचेल्स की जर्मनी विचारक वाले की दी पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी मोस्का इटली का रहने वाला विद्वान जिसने दी रूलिंग क्लास नामक प्रमुख पुस्तक लिखी। तो देखिए, लोकतंत्र का चौथा सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांत। देखिए, मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले लोगों को कहते हैं मार्क्सवादी। तो कार्ल मार्क्स देखिए, ये भी प्रमुख राजनीतिज्ञ रहे हैं। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है, जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है, किंतु मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया। जनवादी यानी जनता के द्वारा जो धन एकत्रित किया जाता है उस पर ही विश्वास किया जाता है, राज्य की कल्पना नहीं करता है मार्क्सवाद। मार्क्स स्वयं ये कहता है कि राज्य विहीन समाज होना चाहिए, राज्य का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स, ये महत्वपूर्ण है, कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजेल्स की विचारधारा में दिखाई पड़ता है। इसे व्यवहारिक रूप में प्रमुख राजनीतिज्ञ रहे लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग आदि ने भी दिया था। फिर पांचवा सिद्धांत है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी बना है समाजवाद से, और समाजवाद का अर्थ होता है समानता। तो देखिए, समानता के विचार रखने वालों को कहते हैं समाजवादी। इस दृष्टिकोण में लोकतंत्र समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत मार्क्सवादी सिद्धांत के सम्मेलन से बना है। ये तीन जो बताए गए हैं कि ये हैं जो लोकतंत्र के विचार रखते हैं, वो उदारवादी सिद्धांत को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। उदारवादी बना है उदारवाद से, और उदारवाद को अंग्रेजी में कहते हैं लिबरलिज्म। फिर आप याद कीजिए, लिबरलिज्म का मैंने अर्थ बताया था, लिबर यानी आजादी, लिज्म का अर्थ होता है कानूनों के समक्ष बराबरी। तो आजादी और कानूनों के समक्ष बराबरी रखने वाले और राज्यविहीन वर्गविहीन समाज, ऐसे विचारों के सिद्धांत पर ये समाजवादी सिद्धांत महत्वपूर्ण बताया गया है। यह उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को राजनीतिक आजादी होती है। मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार लोगों में धन की समानता बराबर होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी अमीर व्यक्ति को जो अधिकार मिलते हैं वो ही गरीब व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए, तब वह आर्थिक समानता माना जाता है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र की
जिस स्वरूप पर बल देता है उसे प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। यह सिद्धांत क्रांति यानी बदलाव, कुछ नया बदलाव एवं हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। कहते हैं समाजवादी सिद्धांत अचानक कोई बदलाव या लड़ाई झगड़े के साधनों में बदलाव नहीं चाहता है, बल्कि कोई भी विकास करना है या बढ़ना है तो विकास के अनुसार और कानूनों के अनुसार ही विकास होना चाहिए। इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है और इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसमें संसदीय व्यवस्था भी होनी चाहिए। कहने का अर्थ समाजवादी सिद्धांत वाले ये मानते हैं कि हमारे समाज में समानता होनी चाहिए और समानता होते हुए हमें विकास करना है, यानी कि आगे बढ़ना है। तो क्रांति और हिंसा का सहारा नहीं लेना है, बल्कि विकास कानूनों के समक्ष नियमों के अनुसार ही विकास करना चाहिए। और यह समाजवादी सिद्धांत ये भी मानता है कि लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था होनी चाहिए। संसदीय व्यवस्था का मतलब संसद होनी चाहिए। जैसे हमारे भारत में इसको महत्वपूर्ण माना है कि हमारे यहाँ संसद की व्यवस्था है, संसद के रूप है, 2 सदन है, उनके द्वारा लोकतंत्र चलता है। तो देखिए हमारी आर्थिक समानता को महत्वपूर्ण आदर्श रूप ये समाजवादी व्यवस्था वाले मानते हैं। फिर है हमारे कैंट्स ऑफ डोमेस्टिक गवर्नमेंट, जो प्रमुख दिया गया है। ये गवर्नमेंट जो दी गई है वो कैसे है कि लोकतंत्र में प्रकारों के रूप में लोकतंत्र को 2 प्रकारों में बांटा गया है लोकतांत्रिक शासन को। तो देखिए संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित और अन्य शासन है। तो इससे संबंधित आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 2 प्रमुख प्रकार स्वीकार किए गए हैं कि लोकतंत्र के 2 प्रकारों को मानते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जैसा कि भारत ने दोनों को ही माना है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी है तो अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि भी है, यानी हमारी संसद में लोकसभा में प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अब ऐसे उदाहरण हम पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, जबकि भारत ने दोनों स्वरूपों को अपनाया है। तो यहाँ देखिए प्रमुख प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत हम जानते हैं कि जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभु शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। तो हम कह सकते हैं ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि शासन करता है तो हम उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत मानते हैं। वह नीति संबंधी यानी कानूनों के संबंधित फैसले लेती है, कानून बनाती है, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। तो प्रमुख राजनीतिक हंसा का कहना है कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। जनता क्या करती है, अपने शासन को चलाने के लिए एक प्रमुख प्रतिनिधि को चुनती है, या हम कह सकते हैं प्रतिनिधि को एक कार्यवाहक व्यक्ति के रूप में चुनती है और उसका पूरा एकाधिकार उस प्रतिनिधि को ही मानती है कि जो प्रतिनिधि निर्णय करेंगे वो ही संपूर्ण होगा। तो प्रमुख राजनीतिज्ञ हंसा का यह मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरह से लागू होता है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पहले प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी कि ऐसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रमुख यूनान, यूरोप महाद्वीप का प्रमुख क्षेत्र है यूनान। तो यूनान के जो नगर और राज्य थे उनमें ऐसे जनता प्रतिनिधि चुनती थी और वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में पाई जाती है। जो स्विट्जरलैंड है यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश, उसमें वर्तमान में 5 प्रांतों में पाई जाती है। प्रस्तुत है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे तक कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है। तो ऐसी व्यवस्था जिन राज्यों का, जिन देश का क्षेत्रफल छोटा होता है, उन छोटे क्षेत्र वाले देशों में या राज्यों में
यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। तो प्राचीन काल का उदाहरण तो हमें बताना है प्रमुख यूनान क्षेत्र में, और वर्तमान में बताना है हमें यूरोप महाद्वीप का प्रमुख देश है स्विट्जरलैंड। तो वहाँ स्विट्जरलैंड के राज्यों में ऐसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। अब देखिए कि केवल जहां वर्तमान काल में अधिकांश राज्य आकार एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं और इसीलिए उनमें इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान में धीरे धीरे जैसे ही राज्यों का हम कहते हैं कि एकीकरण हुआ, जैसे हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, तो वो क्षेत्र अपनी सत्ता को, अपने शासन की शक्ति को मजबूत करने के लिए वो क्षेत्र धीरे धीरे एक हो गए और क्षेत्र बढ़ते गए। इस कारण से आकार बढ़ गया भूभाग का और जनसंख्या भी ज्यादा है। तो आजकल बहुत कम राज्य या देश में ये देखने को मिलता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। देखिए इसमें क्या होता है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि किसी अन्य प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे आप राज्यसभा के बारे में जानते हैं कि लोकसभा प्रथम सदन है, राज्यसभा दूसरा सदन है संसद का। तो देखिए संसद में चुने हुए प्रतिनिधि जो आते हैं तो दोनों सदनों के सदस्यों को हम सांसद ही कहते हैं, किंतु लोकसभा के तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हुए, क्योंकि उनको जनता चुन करके भेजती है। जबकि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि उनको जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं, जनता वोट नहीं देती है। तो आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र भी पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, यानी जनता को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। इसमें क्या होता है, जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने वोट का उपयोग करते हैं और अपने वोट से अन्य प्रतिनिधि चुनते हैं जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। जे.एस. मिल के अनुसार, प्रमुख राजनीति के जे.एस. मिल ने कहा, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति या प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। अन्य विद्वानों ने भी मिल की परिभाषा, जे.एस. मिल की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषाएं दी है। ये परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। तो जे.एस. मिल की परिभाषाओं के अनुसार प्रमुख अन्य 5 परिभाषाएं और दी गई है, जो बोर्ड में निश्चित तौर पर किसी न किसी वर्ष एक परिभाषा आती है। जैसे लॉर्ड ब्राइस के अनुसार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या परिभाषा है या लोकतंत्र की क्या परिभाषा है, अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या है, डायसी के अनुसार क्या है। तो देखिए ये 5 परिभाषाएं जो दी गई है, ये चारों परिभाषाएं ए ब से द, तो ये चारों परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको लर्न करना पड़ेगा और नोट्स में नोटेट करना पड़ेगा। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। ये परिभाषा दी लॉर्ड ब्राइस ने। दूसरी, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। ये प्रमुख राजनीति के दिए डाइसी ने, ये बोर्ड में आ चुका है कई बार, डाइसी की परिभाषा दी। तो चारों परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग इसके जो लाइन दी गई है उनके अनुसार ही इनको याद करना पड़ेगा, कब अपना 1 नंबर मजबूत होगा, क्योंकि 1 नंबर की परिभाषा इन राजनीतिज्ञों की कोई न कोई सी राजनीतिज्ञों की परिभाषा आती है। तीसरी दी गई है लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग हो। ये कही है प्रमुख सीले ने। तो सीले की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी। कहते हैं कि एक अमेरिका का राष्ट्रपति बना था, उस राष्ट्रपति ने भी परिभाषा के रूप में लोकतंत्र को इस प्रकार कहा, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है।
इस प्रकार विचार प्रस्तुत किए अब्राहम लिंकन ने। विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली कुछ विशेष लक्षणों से युक्त है। प्रजातांत्रिक का मतलब जनता का शासन, यानी लोकतंत्र शासन प्रणाली भी कह सकते हैं। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं दी गई है। देखिए, जनता का शासन है, जनता द्वारा निर्मित शासन है, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है और लोकतंत्र विकासशील शासन प्रणाली है। लोकतंत्र शासन एक साध्य है जो प्रमुखतः स्वयं नहीं चलता है, जिसको स्वयं नहीं चलता है। लोकतंत्र एक साधन ही माना गया है, स्वयं साध्य नहीं है, स्वयं नहीं चलता है। तो देखिए, अब जनता का शासन कैसे है, तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं में पहले आ गया जनता का शासन। कि शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है, क्योंकि जनता संपूर्ण जो है जन समूह है। प्रत्येक व्यक्ति से इस प्रकार किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं है। इसमें सभी को समानता का अधिकार दिया है और वे अपने अपने मत का प्रयोग करते हैं, यानी वोट देते हैं। दूसरा, जनता द्वारा निर्मित शासन। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। इसमें जनता के ही प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। तीसरी विशेषता है, लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। जैसे किसी प्रकार से बस, ट्रक एक साधन होते हैं, इसको चलाने वाला उसके लिए ड्राइवर होता है, वैसे ही यह स्वयं नहीं चलता है। लोकतंत्र को चलाने के लिए जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो ये विशेषता भी है। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता है, यानी स्वयं नहीं चलता है और शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र शासन निम्नलिखित साध्यों की प्राप्ति, यानी लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति साधन माना जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गौरव की तथा सार्वजनिक हित की वृद्धि ही होती है। चौथी विशेषता है, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। कि ये जो लोकतंत्र है, ये जनता के प्रतिनिधि जनता के अनुरूप ही कामों को करते हैं। लोकतंत्र शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकारती है। लोक प्रभुत्व का मतलब जनता के एकाधिकार को, जनता क्या चाहती है उसी सिद्धांत को स्वीकार करती है लोकतंत्र। लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता की प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है कि यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनती है, जनमत का सम्मान नहीं करती है, तो सार्वजनिक कार्य नहीं करती है, तो जनता उसे बदल सकती है, क्योंकि हर निश्चित वोट प्रक्रिया के माध्यम से इनको बदला जाता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र विकासशील शासन है। विकासशील का मतलब लोकतंत्र हमें विकास की ओर अग्रसर करता है। आधुनिक काल में तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था और बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया। वर्तमान में यह लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से संबंधित हो गया, यानी लोगों की भलाई। इस विकास का परिणाम ये हुआ कि जहां प्रारंभ में लोकतंत्र व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता, संवैधानिक शासन विधि के शासन पर बल दिया जाता है, वहां अब सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करने लगा है। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसे मूल्यांकन स्तर की वृद्धि की है। ये 5 विशेषताएं भी महत्वपूर्ण है। फिर इसमें दिया है, देखिए, आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के 2 प्रमुख रूप हैं। तो आधुनिक प्रतिनिधि के 2 रूप कौन कौन से हैं? संसदात्मक शासन और अध्यक्षतात्मक शासन। जिन देशों में संसद के द्वारा शासन चलता है उस लोकतंत्र को संसदात्मक लोकतंत्र कहते हैं, और जिसमें केवल एक अध्यक्ष बनाया जाता है वो शासन चलाता है, उस लोकतंत्र को हम अध्यक्षतात्मक लोकतंत्र कह सकते हैं। जैसे प्रथम का आदर्श उदाहरण है ब्रिटेन की शासन प्रणाली, कि संसद के द्वारा शासन चलता है, ब्रिटेन का एक अच्छा उदाहरण है। और द्वितीय आदर्श उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली। वहां केवल एक अध्यक्ष चुना जाता है और वो ही शासन का संचालन करता है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक और अध्यक्षतात्मक शासन प्रणालियों के मिश्रित रूप को अपनाया गया है। कि स्विट्जरलैंड में दोनों शासन के प्रतिनिधियों को अपनाया
गया है। हमारे यहाँ भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये दोनों देशों के महत्वपूर्ण उदाहरण भी वेरी वेरी मोस्ट है। ये इतना ही दिया गया है। अब जो आज के पॉइंट हुए हैं उनको नोटेट करना है, बाकी नेक्स्ट पॉइंट कल आपको बता दिए जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।